हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर अनु। अब हम लोग हौसलों का सफ़र नॉवेल के 8वें चैप्टर में पहुंच चुके हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं इस ऑडियो बुक की। वीरप्पन का खात्मा, के विजय कुमार। कभी कभी तकदीर हमारे लिए इतने बड़े लक्ष्य तय करके रखती है कि हमारी पूरी जिंदगी, हमारा हर फैसला, हमारा हर कदम हमें केवल उसी उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा होता है। आईपीएस कृष्णन विजय कुमार की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। उनकी और उस कुख्यात चंदर तस्कर कूज मुनिस्वामी वीरप्पा गौड़न उर्फ वीरप्पन, जिसका इनकाउंटर विजय के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन गया, दोनों की कहानी तमिलनाडु से ही शुरू हुई। पुलिस इंस्पेक्टर के घर जन्मे पिता को ही आदर्श मानने वाले विजय कुमार जीवन में और कुछ करना ही नहीं चाहते थे। जिस उम्र में बच्चों को लक्ष्य शब्द का अर्थ नहीं मालूम होता, उस उम्र से ही पुलिस अफसर बनना विजय कुमार का लक्ष्य था। विजय कुमार का भारतीय पुलिस सेवा के लिए चयन 1975 में हुआ। प्रारंभ से ही उत्कृष्टता को प्राथमिकता देने वाले विजय मामूली अंतर से भारतीय प्रशासनिक सेवा क्वालिफाई करने से चूक गए थे। उन्होंने राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में ट्रेनिंग के दौरान दोबारा परीक्षा देने का फैसला किया। अकादमी द्वारा आयोजित भारत दर्शन यात्रा के समय वे कोलकाता में अपने दोस्तों के साथ फिल्म देख रहे थे। तभी उन्हें सूचना मिली कि उनके अलावा अकादमी के 10 और अधिकारियों ने भी आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अकादमी के प्रमुख एसएम डियोज ने भी उन सभी से कहा कि अब उन्हें आगे की ट्रेनिंग के लिए वापस लौट जाना चाहिए। अब तक विजय कुमार तय कर चुके थे कि वे पुलिस अधिकारी ही बनेंगे। यही उनकी राह थी, यही उनका फैसला। अकादमी प्रमुख ने जब उनका फैसला सुना तो खुली बाहों से उनका स्वागत किया। ऐसा बहुत कम होता है कि प्रशासनिक सेवा के लिए चुने जाने के बावजूद कोई पुलिस सेवा का चुनाव करे। हर किसी के पास अपनी वजहें होती हैं, पर विजय समझ चुके थे कि आगे क्या करना है। पोस्टिंग होने के कुछ सालों बाद विजय कुमार को वाल्टर देवराम के मातहत काम करने का मौका मिला। यहीं से उनमें कुशल रणनीतिज्ञ बनने के वे बीज पड़े जिन्होंने उन्हें भारतीय पुलिस सेवा के इतिहास में अमर कर दिया। वाल्टर, जो खुद एक उम्दा निशानेबाज थे, विजय को बेहतर निशानेबाजी करने के लिए प्रेरित करने लगे। अपने अथक प्रयासों के ही चलते इंटर पुलिस चैंपियनशिप में विजय ने गोल्ड मेडल जीता, लेकिन उनका कुल स्कोर इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के एक हवलदार के साथ टाई हो गया। उस दिन विजय कुमार ने एक बड़े अफसर होने की गरिमा को परिभाषित किया। उन्होंने अपनी तरफ से पहल की कि स्वर्ण पदक हवलदार को ही दिया जाए। उनका मानना था कि उस एक पदक की वजह से हवलदार को पदोन्नति मिल सकती थी, जिससे उसका मनोबल बढ़ता। 1977 में उनका विवाह हुआ। पत्नी मीना ने शुरू से ही उनका पूरा साथ दिया। मीना की बस एक ही शर्त थी, विजय का काम उनके घर या परिवार पर कोई असर ना डाले, जिसका विजय ने उन्हें आश्वासन भी दिया था। पर कुछ सालों बाद जब विजय सेलम के एसपी पद पर नियुक्त थे, यह नियम अचानक भंग हुआ। पत्नी और बच्चों के साथ फिल्म देखने जाते वक्त उन्होंने एक शोहदे को सड़क पर उत्पात मचाते देखा। आओ देखा न ताओ, विजय ने वहीं सड़क से एक छड़ी उठाई और सोहदे को कॉलर से खींचकर गाड़ी में बिठा लिया। यही नहीं, पुलिस स्टेशन तक वे उसको उसी छड़ी से पीटते रहे। उनके बच्चे इस पूरे वाकये से इतना सहम गए कि रो पड़े। सोहदा तो पुलिस वालों को सौंप दिया गया, लेकिन फिर खुद विजय कुमार रिमांड पर लिए गए अपनी पत्नी द्वारा। उस दिन के बाद उन्होंने घर और काम को सिरे से अलग रखने की कसम खा ली। एक पुलिस अधिकारी के जीवन में यह संतुलन बनाए रखना हमेशा आसान नहीं होता। उसके कुछ दिन बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सेलम का दौरा किया। उनकी रैली की सुरक्षा का भार विजय कुमार के कंधों पर था, जो उन्होंने बखूबी निभाया। राजीव गांधी उनके काम से इतने प्रभावित हुए कि कुछ दिन बाद जब प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के परिवार की सुरक्षा के लिए एक विशेष बल, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का गठन हुआ, तब विजय कुमार को भी उस दल में शामिल होने का निमंत्रण मिला। विजय कुमार ने बिना किसी देरी के यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसके कुछ ही समय बाद 2 अक्टूबर 1986 को राजघाट पर राजीव गांधी की हत्या का प्रयास किया गया, जिसके चलते एक और दल का गठन किया गया। इस क्लोज प्रोटेक्शन टीम सीपीटी का काम प्रधानमंत्री की छाया बन के रहना था। विजय कुमार इसमें भी चयनित हुए। कमजोर कमांडर। सीपीटी के सदस्यों को विशेष ट्रेनिंग दी जाती थी, मसलन कैसे एक सही नस पकड़कर खतरा दिखने वाले आदमी को बेदम किया जा सकता है,
कैसे अचानक गोलाबारी की स्थिति में उन्हें गाड़ी चलानी चाहिए और कैसे उनका हर पल मुस्तैद रहना ज़रूरी है, यह सब इस ट्रेनिंग का हिस्सा था। इसी क्रम में सीपीटी के दल को यूरोप की आल्प्स पर्वत श्रृंखला पर डेप्रिवेशन एंड डिसेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। विजय कुमार के अनुसार उन्हें इस ट्रेनिंग के दौरान हर उस चीज़ से वंचित कर दिया गया था जो इंसान को प्यारी हो सकती है, जैसे भोजन, नींद, प्यास, यहाँ तक कि उनका आत्मसम्मान भी। ये ट्रेनिंग स्कूल श्रीमान रोसी चलाते थे। कथित तौर पर उन्होंने दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकुओं को तैयार किया था। पहली रात उन्होंने पूरे दल को भरपेट स्वादिष्ट भोजन परोसा। सारा दल सोच में पड़ गया, आखिर ये कैसी वंचना। फिर भी सभी ने अच्छे से खाया और सोने जाने लगे। जैसे ही सब जाने को वे, रोस्सी ने सभी को रोका और बाहर सोने से भी कम तापमान में ले जाकर खड़ा कर दिया। बाहर खड़ी एक गाड़ी की ओर इशारा करते हुए बोले, इसमें वह व्यक्ति है जिसकी तुम्हें रक्षा करनी है। इस पर अभी अभी हमला हुआ है, शुरू हो जाओ। अचानक सभी हरकत में आ गए। प्रणाली की आखिर तक या तो कोई उल्टियां कर रहा था या किसी के शरीर में ऐंठन आ गई थी। आल्प्स की हसीन वादियां सभी को अचानक कठोर और बेजान लगने लगी थी। अगले दिन सभी ने बहुत कम खाया। भूख तो थी, पर पिछले दिन जैसी स्थिति कोई भी दोबारा नहीं चाहता था। जैसे ही सब बाहर जाने को तैयार हुए, रोस्सी ने कहा, आप लोगों को अब कुछ आराम कर लेना चाहिए। भूखे पेट सब देर रात तक कसमसाते रहे। कुछ दिनों बाद ऐसे ही खाने के वक्त एक वेटर सबको खाना परोस रहा था। रोस्सी ने बहुत प्यार से सबसे पूछा, खाना कैसा लगा? एक ट्रेनी ने जवाब दिया, बहुत स्वादिष्ट सर। अगले ही पल उस वेटर ने उस ट्रेनी पर बंदूक तान दी। बंदूक तो नकली थी, पर रोस्सी जो समझाना चाह रहे थे वो सब समझ चुके थे। उन्हें हर पल मुस्तैद रहना था। ट्रेनिंग के दौरान पूरे सीपीटी दल से एक पहाड़ पर चढ़ने के लिए कहा गया। उस दिन रोस्सी दल के साथ नहीं आए। उनकी जगह एक गाइड सबके साथ थे। सभी को भारी बस्ते देकर बेहद कम समय में चोटी पर पहुंचने के लिए कहा गया था। विजय कुमार के शरीर में बहुत जल्दी ऐंठन पड़ जाती थी। उस दिन भी वही हुआ। विजय कुमार की वजह से ही पूरा दल पीछे हो रहा था। उनके साथ के सभी लोग सब इंस्पेक्टर थे, उनसे कहीं ज़्यादा फिट और जवान। उनमें से एक ने बिना कुछ कहे उनके बैग से थोड़ा सा सामान निकालकर अपने बैग में डाल लिया। धीरे धीरे बाकी साथियों ने भी यही करना शुरू कर दिया। विजय कुमार ने सबको रोकना चाहा, पर वक्त पर पहुंचने का यही एक तरीका था और वे चुप रह गए। सभी ने पहाड़ की चढ़ाई वक्त पर पूरी कर ली। अब तक विजय कुमार के दोनों पैर बुरी तरह से ऐंठ चुके थे। वे बस वापस जाकर आराम करना चाहते थे। वापस नीचे पहुंचे तो विजय कुमार ने देखा कि गाइड और रोस्सी के बीच कुछ बातचीत चल रही थी। रोस्सी ने उन्हें घूर कर देखा और पूछा, तुमने दूसरे आदमियों को अपना भार बांटने दिया? विजय कुमार ने नजरें चुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। रोस्सी ने उनके एक साथी से कहा, इसे अपना बस्ता दो। साथी थोड़ा हिचकिचाया। विजय कुमार उससे बोले, जैसा ये कहते हैं वैसा करो। साथी ने अपना बस्ता विजय कुमार के कंधों पर रख दिया। विजय कुमार को लगा मानो कंधों पर किसी ने सैकड़ों ईंटों का भार रख दिया हो। फिर भी वे चुप रहे। रोस्सी बोले, बाकी सब बस में चढ़ेंगे और तुम हमें हाईवे पर ढूंढ लेना, वरना वहीं सड़क पर थक कर गिर जाना। और इतना कहकर रोस्सी बाकी सबको लेकर चले गए। सोने से भी कम तापमान में विजय कुमार आल्प्स की पहाड़ियों के रास्ते पर अकेले बस्ता उठाकर चल पड़े। थके मांदे कुछ घंटों तक चलते चलते दिन ढलने लगा था और सर्दी बढ़ने लगी थी। बहुत लंबे वक्त बाद उन्हें एक पब दिखा, जिसके बाहर खड़ा आदमी उन्हें हाथ के इशारे से बुला रहा था। चढ़ाई पर मौजूद उस पब के आखिरी कुछ मिनट करीब 70 डिग्री की चढ़ाई पर थे। विजय कुमार ने यह दूरी अपने हाथों और पैरों के बल पर पार की। रोस्सी ऊपर खड़े कमज़ोर कमांडर कहकर उन्हें चिढ़ाते रहे। जब विजय कुमार ऊपर पहुंचे तो रोस्सी ने उन्हें हाथ देकर ऊपर उठाया और बोले, तुम तो बहुत बुरी हालत में दिख रहे हो। विजय मन ही मन बहुत भुनभुनाए, पर कुछ नहीं बोले। रोस्सी ने विजय कुमार की पीठ थपथपाई और उन्हें गिलास थमाकर चले गए। उसके बाद रोस्सी विजय से कुछ नहीं बोले। पर उस दिन विजय ने कसम खा ली थी कि अब दोबारा कभी उन्हें कोई कमज़ोर कमांडर नहीं कह सकेगा। यही सख्ती, यही ट्रेनिंग, यही सिद्धांत ही कमांडर को दल का सबसे मजबूत व्यक्ति होना पड़ता है। आगे चलकर विजय कुमार के बहुत काम आया। दिल्ली लौटकर विजय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लग गए। अपनी व्यस्त दिनचर्या में भी वे तमिलनाडु की खबर रखने की पूरी कोशिश करते थे।
एक नाम था जो बार बार उनके सामने आने लगा था। यह नाम था वीरप्पन। साल 1990 से 2001 के बीच विजय ने कई कार्यभार संभाले। मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था, दक्षिणी तमिलनाडु में होने वाले जातीय दंगे, जम्मू और कश्मीर के उपद्रवियों के खिलाफ मुहिम, सभी में इनका दखल रहा। साल 1998 में विजय कुमार का चयन सीमा सुरक्षा बल के इंस्पेक्टर जनरल के पद पर हुआ और उनकी पोस्टिंग कश्मीर कर दी गई। साल 2001 तक वे सीमा सुरक्षा बल की अपनी 5 साल की ज़रूरी सेवा में से 3 साल पूरे कर चुके थे और तभी उन्हें एक फ़ोन आया, तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता का फ़ोन। वीरप्पन का चैप्टर। जयललिता चाहती थी कि वीरप्पन को पकड़ने के लिए विजय कुमार तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स का नेतृत्व करें। वाल्टर देवराम कर्नाटक और तमिलनाडु की संगठित स्पेशल टास्क फोर्स का नेतृत्व कर रहे थे। विजय कुमार वीरप्पन के बारे में बहुत कुछ जानते थे। कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार को अगवा करके 108 दिनों तक अपने कब्जे में रखने वाला वीरप्पन दुनिया भर में कुख्यात था। विजय तैयार थे। अगले दिन उनके पास उनका ट्रांसफर ऑर्डर आ गया था। विजय दृढ़ निश्चय करके निकले थे कि वे अपने घर से यह गंदगी साफ करके रहेंगे, पर काम इतना आसान ना था। वीरप्पन 20 साल से पुलिस और वन अधिकारियों के साथ आंख मिचौली खेलता आया था। इस दौरान उसने 40 से ज़्यादा वन अधिकारी, पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स के अधिकारियों की निर्मम हत्या की थी। हालात ऐसे थे कि कितने ही अफसरों ने कसम खाई थी जब तक वे वीरप्पन को पकड़ नहीं लेते शादी नहीं करेंगे। वीरप्पन पूरे दक्षिण भारत में आतंक का चेहरा बन चुका था। बच्चा बच्चा उसकी घनी सवरी मूंछों को पहचानता था। एक आकलन के हिसाब से उसने करीब 2000 हाथियों का शिकार किया था। माली महादेश्वर हिल्स को वीरप्पन ने अपना गढ़ बना रखा था। वन्नियार जनजाति का होने के कारण वीरप्पन जंगलों को यूं जानता था जैसे हम आप अपने घर को जानते समझते हैं। वह जंगल में इतना अंदर तक छुप सकता था कि उसको पकड़ना लगभग नामुमकिन था। 20 वर्ष के लंबे वक्त में वीरप्पन पर कुल 124 हत्याओं का आरोप लगा। ये तो वे हत्याएं थी जिनकी रिपोर्ट पुलिस के पास दर्ज कराई गई थी। वास्तव में न जाने कितने लोगों के खून से उसके हाथ सने थे। वीरप्पन की नजरें हर जगह थी। वन्य ग्रामीण उसे रॉबिन हुड मानते थे। कुछ डर से तो कुछ सम्मान में उसके लिए हर काम करने को तैयार रहते थे। स्पेशल टास्क फोर्स पर भारी दबाव था। बार बार वीरप्पन का उनके हाथ से निकल जाना जनता में न केवल उनकी छवि बिगाड़ रहा था, बल्कि एसटीएफ की आंतरिक मनोबल को भी धीरे धीरे तोड़ रहा था। 2001 में विजय कुमार ने तमिलनाडु एसटीएफ प्रमुख का पद संभालते ही सबसे पहले वीरप्पन से जुड़ी हर फाइल, हर रिपोर्ट पढ़ी। इंस्पेक्टर कुरुप्पुस्वामी 1993 में एसटीएफ के गठन के समय से ही उसमें काम कर रहे थे। जितने करीब से उन्होंने वीरप्पन से जुड़ी गतिविधियों को देखा समझा था, उतना समझाने बताने के लिए दूसरा और कोई साथ नहीं था। जैसे जैसे कुरुप्पुस्वामी विजय के सामने वीरप्पन की फाइलें पढ़ते गए, वैसे वैसे विजय कुमार के मन में उसके लिए घृणा और भी बढ़ती चली गई। वीरप्पन को पहली बार 1986 में वन अधिकारी पी श्रीनिवास ने हिरासत में लिया था। तब वीरप्पन उनके साथियों को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा था। जब 1990 में कर्नाटक एसटीएफ का गठन हुआ, तब वन अधिकारी पी श्रीनिवास दल का हिस्सा बनने के लिए खुद उनके पास गए। वीरप्पन को पकड़ने के लिए श्रीनिवास ने 2 योजनाएं बनाई। उनकी हिरासत से वीरप्पन पहले भी भाग चुका था, इसलिए एसटीएफ श्रीनिवास पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा था। पर श्रीनिवास ने जल्दी ही पूरे दल का विश्वास जीत लिया। श्रीनिवास ने कुछ पैसे वीरप्पन के गांव गोपीनाथम में लोगों पर खर्च किए। उन्होंने वीरप्पन को पकड़ने के लिए मिले फंड में से कुछ का इस्तेमाल गोपीनाथम में मंदिर बनवाने के लिए भी किया। धीरे धीरे स्थानीय लोगों को श्रीनिवास में एक दोस्त दिखने लगा। श्रीनिवास ने वीरप्पन के छोटे भाई अर्जुनन को अपने काफी करीब कर लिया था। यही बात वीरप्पन की आंखों में तिनके की तरह चुभ रही थी। श्रीनिवास ने गांव में एक डिस्पेंसरी भी खुलवाई। वीरप्पन की सबसे छोटी बहन मारी वहां काम करने लगी थी। एक दिन शक के आधार पर एसटीएफ मारी को उठा ले गई। लौटने पर मारी ने श्रीनिवास से शिकायत भी की, लेकिन वे एक खबरी से मिलने कहीं बाहर जा रहे थे। श्रीनिवास के वापस आने तक मारी ने कीटनाशक खाकर अपनी जान दे दी थी। वीरप्पन अपनी बहन की मौत के लिए श्रीनिवास को जिम्मेदार मान रहा था। वह पहले ही श्रीनिवास और अपने परिवार की नज़दीकी को लेकर नाराज था।
इसके कुछ समय बाद ही श्रीनिवास ने छापा मारकर वीरप्पन का 800 किलोग्राम चंदन पकड़ लिया था। साथ ही उसके कई आदमियों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया था। श्रीनिवास वीरप्पन के लिए वह कांटा हो गए थे जिसकी चुभन बर्दाश्त के बाहर थी। गोपीनाथन गांव में एक शादी के दौरान अर्जुनन ने श्रीनिवास को बताया, अन्ना आत्मसमर्पण के लिए तैयार है। कुछ दिनों बाद श्रीनिवास कुछ गांव वालों और अर्जुनन तय जगह पर वीरप्पन से मिलने पहुंचे। श्रीनिवास बेहद उत्साहित थे। जो मुजरिम उनकी गिरफ्त से भाग गया था वह खुद उनके सामने आत्मसमर्पण करने जा रहा था। अपने उत्साह में वे यह देखना भूल गए थे कि उनके पीछे से एक एक करके सारे गांव वाले गायब हो गए थे। उनके साथ केवल अर्जुनन बचा था। तय जगह पर पहुंचते ही झाड़ियों में से एक पतला लंबा आदमी निकलकर सामने आया, जिसकी मूछें दुनिया भर में उसकी पहचान बन गई थी। वीरप्पन ने श्रीनिवास को देखकर ठहाका लगाया और बिना आगे कुछ कहे उन पर गोली दाग दी। श्रीनिवास वहीं बेदम गिर पड़े, पर वीरप्पन को इतने से भी शांति नहीं मिली। श्रीनिवास का शरीर छत विछत करके वीरप्पन और उसके साथी उनके सिर को अपने साथ ही ले गए थे। बाद में पकड़े गए आदमियों ने बताया कि श्रीनिवास का सिर फुटबॉल की जगह इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस को 3 साल बाद श्रीनिवास का सिर मिल पाया था। इस हत्याकांड के कुछ समय बाद वीरप्पन ने मुक्षु लक्ष्मी नाम की लड़की से शादी कर ली। बाद में जंगल में ही एक दाई चिन्ना पुलाई की मदद से मुथु लक्ष्मी का प्रसव कराया गया और वीरप्पन के घर एक बेटी का जन्म हुआ। बच्चे के जन्म के 2 ही दिन बाद वीरप्पन के ठिकाने पर रेड पड़ी। पुलिस से भागते वीरप्पन और उसके गुर्गे किसी तरह का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। अब तक माना जाता था कि वीरप्पन परिवार को बहुत महत्व देने वाला आदमी है, परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, पर अब यह धारणा भी टूटने लगी। जंगल में एक सूखी डाल के टूटने के या सूखे पत्ते पर पाँव पड़ने की आवाज़ भी दूर दूर तक सुनाई दे सकती है, तो फिर एक नवजात शिशु का रोना तो पूरे जंगल को गुंजायमान कर सकता था। और ऐसा हुआ भी। पुलिस से बचकर भागते गिरोह में अचानक ये बच्ची रोने लगी। सभी की आंखें बच्ची पर जा टिकी। वीरप्पन ने चिन्ना पुलाई को बुलाया और कहा, मुझे इस समस्या का समाधान चाहिए। चिन्ना पुलाई कुछ कहना चाहती, पर वीरप्पन के आगे कह न सकी। बच्ची को इरू कंपू का अर्घ दे दिया गया। मिनटों में बच्ची का दम घुट गया। वीरप्पन ने खुद को बचाने के लिए अपनी 2 दिन की बच्ची की जान ले ली थी। 13 जुलाई 1993 को कर्नाटक एसटीएफ को जंगल में मिट्टी का एक टीला मिला था, जिसकी खुदाई करने पर एक बच्ची का शव मिला। विजय कुमार ने जब यह वाकया सुना तो हैरान रह गए। जो आदमी अपने ही नवजात शिशु की इतनी निर्मम हत्या कर सकता था, वह बाकियों पर क्या कहर नहीं ढाता होगा। वीरप्पन की फाइलें एक एक करके खुलती गई। उनके गुनाह एक के बाद एक और घिनौने होते चले गए। हाथियों का शिकार, पुलिस स्टेशन पर हमला, एसटीएफ अधिकारियों की नृशंस हत्याएं, किसी भी गांव वाले पर जरा सा शक होने पर उनके परिवार की हत्या फेहरिस्त बढ़ती जा रही थी। वीरप्पन का एक हत्याकांड तो गुड फ्राइडे मैसेकर नाम से मशहूर हुआ था। 9 अप्रैल 1993 को गुड फ्राइडे था। 2 पुलिस अधिकारियों की नृशंस हत्या के बाद जंगल पेट्रोल का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व रैम्बो गोपाल कृष्णन कर रहे थे। उनके शारीरिक गठन और हाव भाव को देखकर ही उनका नाम रैम्बो पड़ा था। रैम्बो भी वीरप्पन की तरह वन्नियार जाति के थे और इलाके को बखूबी जानते थे। गुड फ्राइडे के दिन कोलाथुर गांव में बड़े बड़े बैनर लगाकर वीरप्पन ने रैम्बो को चुनौती दी थी, हिम्मत हो तो वह उसे सुरय कामादू नाम की जगह पर आकर पकड़े। रैम्बो वीरप्पन की चाल में फंस गए। उनका स्थानीय गाइड वीरप्पन के खास आदमी गोविंदन का बड़ा भाई था। उसने रैम्बो को समझाना भी चाहा, लेकिन फिर रुक गया। रैम्बो खबरियों और पुलिस वालों की एक बड़ी टीम लेकर निकल पड़े। जिस गाड़ी में वे अपनी टीम के साथ जा रहे थे वह पलार ब्रिज के पहले बंद पड़ गई। वहीं ब्रिज के पुलिस स्टेशन से 2 बसें की गईं और उस पुलिस स्टेशन से भी कुछ और सिपाही साथ ले लिए गए। रैम्बो आगे की बस में 15 खबरियों, 4 पुलिसकर्मियों और 2 वन्य अधिकारियों के साथ थे। अपनी उत्सुकता में वे बस के दरवाजे पर ही खड़े थे। रैम्बो का कारवां पलार नदी के साथ वाले पतले रास्ते से होकर गुजरने वाला था। वीरप्पन ने इस रास्ते पर बम लगाकर रखे थे। उनकी तेज नजरों ने दूर से रैम्बो गोपाल कृष्णन को पहचान लिया। उसने अपने आदमी साइमन को इशारा कर दिया। वीरप्पन का इशारा पाते ही साइमन ने सड़क पर बिछे बम पर तार बैटरी से जोड़ दिए और एक तेज धमाके ने सब कुछ हिलाकर रख दिया।
धमाका ठीक रैम्बो की बस के नीचे हुआ था। उसके असर से बस हवा में उछल गई थी और रैम्बो दरवाजे पर खड़े होने के कारण दूर एक गड्ढे में जा गिरे थे। बस के बाकी सवार उसी में जलकर खाक हो गए थे। बस के परखच्चे जैसे जैसे हवा से नीचे गिर रहे थे, वैसे वैसे उनमें से मानव शरीर के टुकड़े भी गिर रहे थे। बाद में आत्मसमर्पण करने वालों ने बताया कि सामने का मंजर देखकर खुद वीरप्पन भी शक्ति में आ गया था। वो पसीने से तरबतर हो गया था और गिरोह के साथ एक साथी को लगने लगा था कि अगर जल्द वीरप्पन होश में नहीं आया तो उसे थप्पड़ मारने पड़ेंगे। पर जब तक कोई ऐसा कुछ करता, दूसरी बस से इंस्पेक्टर अशोक कुमार और हेड कांस्टेबल कृष्णा स्वामी ने गोलियों की बौछार कर दी। दूसरी बस के सभी सिपाही सदमे से बाहर आते ही हरकत में आए। वीरप्पन के आदमी अपनी जान बचाकर भाग गए। उस दिन 21 जानें गईं। रैम्बो को अपनी चोटों से उबरने में 1 साल से ज़्यादा का वक्त लगा और वे फिर कभी सामान्य जिंदगी नहीं जी सके। इस हादसे के समय विजय कुमार तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता की सुरक्षा सेवा में थे। जब मुख्यमंत्री चेन्नई में रैम्बो से अस्पताल में मिलने गई, विजय कुमार भी साथ थे। मुख्यमंत्री की सुरक्षा सेवा से खुद विजय ने 15 सिपाहियों को चुना था और वाल्टर देवराम के नेतृत्व में नवगठित तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स के लिए मनोनीत किया था। विजय कुमार के सामने वीरप्पन की फैलाई दहशत पन्नों पर बिखरी थी। कुरुप्पोसामी भी कहानी कहकर शांत थे। विजय के दिमाग में 1993 की वह सुबह अब भी साफ थी, जब वे खुद भी एक ऐसे ही धमाके का शिकार होते होते बचे थे। ऐसे ही जंगल में छापामारी के दौरान उन्हें और उनके साथियों को अजीब सी आवाज़ सुनाई पड़ी। उसके तुरंत बाद उन्हें अपने साथी की तेज चीख सुनाई पड़ी। फिर गोलियों की आवाज़, फिर किसी के नदी से भागने की आवाज़ आने लगी। अपने साथी के लिए फिक्रमंद विजय अपने दल के साथ नदी की तरफ भागे तो देखा कि उनके साथी सीमा चामी नदी में बेतहाशा गोलियां चला रहे थे। आसपास कोई नहीं दिख रहा था। विजय ने उन्हें शांत कराया और आसपास का इलाका छानने के आदेश दिए। सीमा चामी का कहना था कि उन्होंने एक अजीब आवाज़ सुनी और उसके तुरंत बाद पेड़ के पीछे से कोई नदी की तरफ भागा। उन्होंने पीछा करना शुरू किया। छानबीन से पता चला कि वह अजीब आवाज़ दरअसल कोर्टेक्स के तार के जलने की थी। कोर्टेक्स के तार का उपयोग ज़मीन में दबे बारूद में आग लगाकर धमाका करने के लिए किया जाता है। विजय और उनके दल के सदस्य उस दिन किस्मत से बच गए, क्योंकि बारूद में आग लगने से पहले ही कोर्टेक्स का तार पिघलकर जल गया था। 2001 में पिछली सारी फाइलें पढ़ते हुए विजय कुमार का सिर चकराने लगा था। 1993 के सितंबर महीने में गोद्दासाल गांव के मुखिया की खबर पर एसटीएफ ने वीरप्पन के ठिकाने पर छापा मारा, जिसमें उसकी बीवी मुशु लक्ष्मी पुलिस के हाथों लग गई थी। यही नहीं, इस छापे में वीरप्पन के कुछ सबसे विश्वास पात्र लोग भी मारे गए। बदला लेने के लिए 1994 में वीरप्पन गोद्दासाल गांव पहुंचा। उस रोज मुखिया जड़ेयन किसी काम से गांव के बाहर था। वीरप्पन को गोद्दासाल का हर आदमी चाहिए था जिसने उसके खिलाफ मुखबरी की थी। गांव के 5 लोगों को चौक पर बांधकर गोलियों से भून दिया गया। यही नहीं, उन पर मच्छियों से भी वार किया गया। संदेश साफ था, वीरप्पन के खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में नहीं होनी चाहिए। उस रोज गोद्दासाल गांव ने अपने इष्ट भगवान के मंदिर के कपाट बंद कर दिए। ग्रामीण ने अपने इष्ट से कहा, जिस दिन तुम हमारी सुनने लगोगे, हमें न्याय दोगे, उसी दिन ये कपाट खुलेंगे। तुमने आज हमारा साथ छोड़ दिया। इस मंदिर के द्वार अगले 10 सालों तक बंद रहने वाले थे। सन 1993 से 2000 का समय वीरप्पन के शिखर का समय था। ऐसे कई मौके आए जब एसटीएफ की मुट्ठी में होते हुए भी रेत की तरह उंगलियों के बीच से फिसल गया था। इधर तमाम तरह की मुसीबतों और नाकामयाबियों के बावजूद विजय कुमार ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था। विजय का कहना था, वीरप्पन की किस्मत हर बार उसका साथ देती है, हमें बस एक बार किस्मत के साथ की ज़रूरत है और वह दिन वीरप्पन का आखिरी दिन होगा। उधर कर्नाटक एसटीएफ ने भी दिन रात एक कर रखा था। सन 2000 में वीरप्पन ने वो साजिश रची जिसने उसे वैश्विक समाचारों की शीर्ष पर बैठा दिया। वह अपहरण के लिए अपना अगला शिकार ढूंढ रहा था। अब तक उसे समाचारों में बने रहने की लत लग गई थी, इसलिए शिकार ऐसा होना चाहिए था जो अपने साथ बहुत सारा मीडिया लेकर आता।
गिरोह ने बहुत सोचने के बाद कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार पद्म भूषण दादा साहब फाल्के अवार्ड से पुरस्कृत डॉक्टर राजकुमार का नाम निश्चित किया। राजकुमार का पैतृक गांव गाजापुर वीरप्पन के ठिकाने से कुल 20 किलोमीटर दूर था। सब जानते थे कि राजकुमार उस जगह के आसपास ज्यादा सुरक्षा प्रबंध पसंद नहीं करते थे। वीरप्पन ने न केवल राजकुमार का अपहरण किया बल्कि उनके साथ उनके दामाद, एक संबंधी और उनके असिस्टेंट को भी ले गया। कन्नड़ फिल्म जगत में हड़कंप मच गया। इंडस्ट्री ने एक सुर में घोषित कर दिया कि जब तक राजकुमार सही सलामत वापस नहीं आ जाते, इंडस्ट्री में कोई काम नहीं होगा। कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा ने डॉक्टर राजकुमार के परिवार को पूर्ण आश्वासन दिया कि उन्हें घर लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि और एस.एम. कृष्णा ने मिलकर नकीरन गोपाल, जो कि पहले भी वीरप्पन और सरकार के बीच संवाद का काम कर चुके थे, को मध्यस्थता के लिए चुना। वीरप्पन ने 108 दिनों तक डॉक्टर राजकुमार को अपने कब्जे में रखा। इस बीच उन्होंने कई वीडियो टेप जारी किए। आधिकारिक तौर पर ऐसा कहा गया था कि डॉक्टर राजकुमार को छोड़ने के लिए वीरप्पन ने कोई रुपए नहीं लिए, पर यह खुला सत्य था कि फिरौती की मोटी रकम दी गई थी। इस अपहरण के बाद बदहाली की कगार पर पहुंचा हुआ वीरप्पन का गिरोह अचानक 500 के नोटों में खर्चा करने लगा था। फिरौती का यही कारोबार वीरप्पन को आगे चलकर बहुत महंगा पड़ा। नवंबर 2001 में विजय के ना चाहने पर भी उनका तबादला चेन्नई कर दिया गया था। उन्हें चेन्नई के पुलिस कमिश्नर का कार्यभार संभालना था। चेन्नई पुलिस कमिश्नर रहते हुए विजय ने गुंडों और माफियाओं पर निगरानी करने का एक अनूठा तरीका खोज निकाला। उन्होंने हर दर्ज अपराधी को A+ से लेकर D श्रेणी तक में बांट दिया, जिसमें A+ सबसे खतरनाक श्रेणी थी। D श्रेणी के अधिकारियों पर कांस्टेबल निगरानी रखते, B श्रेणी पर इंस्पेक्टर और क्रमशः A और A+ श्रेणी पर जॉइंट और डिप्टी कमिश्नर निगरानी रखते हैं। इससे पुलिस महकमे का कार्य तो विभाजित हुआ ही, साथ ही महकमे को और ज़्यादा पुख्ता जानकारियां मिलने लगी। इन सभी श्रेणियों से इतर एक श्रेणी थी A++ की। इस श्रेणी में केवल एक माफिया था, वीरामड़ी। इसके सारी गतिविधियों पर खुद विजय निगाह रखते थे। केवल तमिलनाडु ही नहीं, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी इसकी जड़ें गहरी फैली हुई थी। यह वीरामड़ी चेन्नई पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था और समय आ गया था कि इस सिरदर्द का इलाज किया जाए। इसी क्रम में विजय की मुलाकात एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दुराई से हुई। वीरामड़ी की जिम्मेदारी उन्होंने दुराई को दी और दुराई ने एक जोगी का भेष बना एक ही बार में वीरामड़ी का काम तमाम कर दिया। वीरामड़ी की मौत ने चेन्नई की आपराधिक जगत को हिला दिया। अपराधी ऐसे डरे मानो सबने भूत देख लिया हो। कितने ही चेन्नई छोड़कर भाग गए, कितनों ने ही जेल से बाहर आने से ही मना कर दिया। इस एनकाउंटर के लिए विजय कुमार की मीडिया में बहुत फजीहत भी हुई, पर वे डटे रहे। उनका मानना था कि अगर जनता की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों को हथियार दिया जाता है तो उन पर यह भरोसा भी रखना चाहिए कि उसका सही जगह इस्तेमाल करेगा। इस एनकाउंटर के कुछ दिनों बाद ही साल 2003 में विजय कुमार को दोबारा अपने तबादले का आदेश मिला, वापस एसटीएफ में। एसटीएफ में वापस आते ही उन्होंने सबसे पहले एसपी N.K. सिंथामरैकनन का तबादला एसटीएफ में कराया। वे जानते थे उन्हें कानन की एसटीएफ में ज़रूरत पड़ेगी। फाइनल एनकाउंटर। जब तक विजय वापस एसटीएफ में पहुंचे तब तक एसटीएफ वीरप्पन को ख़त्म करने का एक बहुत उम्दा प्लान बना चुकी थी। तरकीब यह थी कि कुछ लोगों को मधैया, जो कि वीरप्पन का रिश्तेदार था, का आदमी बताकर वीरप्पन के गिरोह में शामिल करा दिया जाएगा। मधैया कोयम्बटूर जेल में बंद था। वीरप्पन के गिरोह से मधैया का सारा संवाद रोक दिया गया। चेन्नई अंडरवर्ल्ड से छटकर कुछ आदमी लाए गए, जिन्हें वीरप्पन के गिरोह में शामिल होकर उसे मारने की एवज में सजा में रियायत का वादा किया गया। यह प्लान गुप्त था, बाकी किसी महकमे को ऐसी किसी तैयारी की जानकारी नहीं थी। इसी कारण एसटीएफ ने जिस आदमी जैक का चयन किया उसे ऐन मौके पर तमिलनाडु पुलिस ने भगोड़ा समझकर हिरासत में ले लिया। एसटीएफ ने दूसरी बार यह जिम्मेदारी हिदायतुल्लाह को दी। हिदायतुल्लाह भी चेन्नई अंडरवर्ल्ड से था, पर उसने पहले कभी खून नहीं किया था। वीरप्पन के साथ रहते रहते हिदायतुल्लाह का दिल उसके लिए पसीज गया और सही मौका आने पर वह उसे मार ना सका। उधर वीरप्पन को भी खबर लग गई थी कि हिदायतुल्लाह और उसके साथी मधैया के भेजे आदमी नहीं है।
वीरप्पन ने उन्हें नदी के तट पर छोड़ दिया और वे वहां से भाग निकले। वीरप्पन समझ चुका था कि एसटीएफ का फंदा कसता जा रहा है। उसका समर्थन करने वाले सभी संगठन एक के बाद एक कमजोर पड़ने लगे थे। वीरप्पन के पास पैसा तो था, पर आदमियों की कमी थी। उसको फिर कुछ ऐसा करने की जरूरत जिससे उसका डर, उसकी दहशत पुनः स्थापित हो सके। साल 2002 की अगस्त महीने में वीरप्पन ने अपना आखिरी शिकार चुना। डॉक्टर राजकुमार के अपहरण ने उसे शोहरत, रुतबा और पैसे तीनों ही दिया था। एक बार फिर उसी लालच में वीरप्पन ने कर्नाटक के मंत्री एच नागप्पा का अपहरण कर लिया। नागप्पा का अपहरण भी ठीक उसी फिल्मी ढंग से किया गया जैसे राजकुमार का किया गया था। नागप्पा का परिवार उससे मिन्नतें करता रहा कि 66 वर्षीय नागप्पा मधुमेह के मरीज हैं और जंगल में नहीं रह पाएंगे। वीरप्पन ने एक ना सुनी। वीरप्पन एसटीएफ से बचते बचते कोलातुर हिल्स की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वह हर उस गांव से गुजर रहा था जो उसका गढ़ था। इस गांव के लोग ग्रेनाइट की खदानें बंद हो जाने के कारण 90 के दशक में अपना रोजगार खो चुके थे। ये खदानें वीरप्पन की दहशत के चलते ही बंद की गई थी, पर गांव वालों ने सरकार को अपना दुश्मन माना और वीरप्पन को अपना दोस्त। लेकिन वीरप्पन के लिए अब परिस्थितियां डॉक्टर राजकुमार के अपहरण के समय जैसी ना थी। उनका सारा धन जंगल के बीच कहीं दबा था, जो या तो वह निकाल सकता था या गोविंदन। लेकिन कर्नाटक और तमिलनाडु एसटीएफ के कड़े पहरे के कारण उन रुपयों तक पहुंचना नामुमकिन था। दूसरी चीज यह कि नागप्पा खुद बहुत लोकप्रिय नेता थे उन इलाकों में भी जिनमें वीरप्पन की गहरी पकड़ थी। अपने प्रिय नेता को वीरप्पन के हाथों यूं दुखी होते देख लोगों के मन में वीरप्पन की छवि बदल गई। अब उनके लिए मसीहा नहीं रहा। फिर एक दिन नागप्पा के घर के बाहर एक कैसेट मिला। वीरप्पन ने उसमें कहा था कि कुछ अपशगुन हो गया है। अचानक उनके ऊपर हमला हुआ और उसमें नागप्पा पहाड़ी के नीचे लुढ़क गए। शायद वे अब नहीं रहे। वीरप्पन ने बार बार कसम खाई कि उसने नागप्पा को नहीं मारा। उसी शाम नागप्पा के फार्म हाउस के 25 किलोमीटर दूर उनकी लाश मिली। उनके सीने में गोली लगी थी। गुस्साई भीड़ ने एसटीएफ के अधिकारियों पर धावा बोल दिया। एसटीएफ के अधिकारियों ने किसी तरह रात गुजारी। नागप्पा की मौत ने वीरप्पन की छवि को हमेशा के लिए धूमिल कर दिया। गांव वालों के मन से वीरप्पन उतर गया। उसे अब अपना हर कदम और फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा था। कई दोस्त दुश्मन हो गए थे। 2003 आते आते वीरप्पन का गिरोह काफ़ी छोटा हो गया था। हिदायतुल्ला 21 दिनों तक वीरप्पन के साथ रहकर लौटा था। एसटीएफ को इससे बहुत मदद मिली। गिरोह में कौन आता है, कौन जाता है, सामान कैसे आता है, कैसे बाहरी दुनिया से संपर्क होता है, यह सब जानकारी अब एसटीएफ के पास थी। इसके अलावा एसटीएफ को एक और बड़ी रोचक जानकारी मिली। वीरप्पन की आंखों में मोतियाबिंद हो गया था और उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी। हिदायतुल्ला से मिली जानकारी के आधार पर एसटीएफ ने गिरोह से मिलने वाले कुछ लोगों को उठा लिया। उनमें से एक, जिसे सब कंबल के मुंह से ढके रहने के कारण कंबल कहते थे, एसटीएफ की पूछताछ में बिखर गया और एसटीएफ के साथ काम करने के लिए तैयार हो गया। विजय कुमार ने हर उस पहलू पर काम करना शुरू किया जिसमें जरा सी भी गुंजाइश थी। सवाल था कि इतनी बेहतरीन प्लानिंग के बाद भी वीरप्पन को एसटीएफ के इरादों का पता कैसे चल जाता था। कई बातें सामने आई। किसी भी ऑपरेशन के पहले एसटीएफ वाले बाजार से एक साथ बहुत सारा राशन खरीद लाते थे। इससे एसटीएफ की गतिविधियों पर नजर रखने वाले समझ जाते थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। विजय कुमार ने तय किया कि एसटीएफ के भंडार घर में किसी भी वक्त पूरे 5 दिन से कम का राशन नहीं होगा। तय किया गया कि एसटीएफ की टीम भी वीरप्पन की तरह ही 4 से 6 लोगों की टीम में काम करेगी। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ कर्नल जॉन क्वेन का कहना था कि ऐसी किसी जंग से पहले अपने दुश्मन की तरह ही रहो, फिर उसकी ही रणनीति में सुधार करके उसे पटकनी दे दो। इसी तर्ज पर एसटीएम की छोटी टीमों का गठन हुआ और उसकी ट्रेनिंग शुरू की गई। विजय ने इस तरह ट्रेनिंग करवाई कि एसटीएफ के जवान बहुत छोटे छोटे अंतराल लेकर एक बार में 15 घंटे तक चल सके। विजय कुमार ने 3 मुख्य बिंदुओं पर फोकस किया: सामंजस्य, सूचना और प्रशिक्षण। सामंजस्य बिठाने के लिए उन्होंने कर्नाटक एसटीएफ के साथ अपने संबंधों का आकलन किया। पूर्व में कई ऐसे मसले रहे थे जिनकी वजह से दोनों दलों में कुछ मनमुटाव था। विजय ने कर्नाटक एसटीएफ के आईजी बीजी ज्योति प्रकाश मिर्जी के साथ दर्जन भर से ज़्यादा मीटिंग करके आपस में जितनी भी समस्याएं, मनमुटाव व मतभेद थी
उन्हें खत्म किया। वीरप्पन के बारे में बेहतर सूचना मिलने के लिए विजय ने स्थानीय लोगों से बेहतर संबंध बनाए। कई गांवों के लिए मेडिकल कैंप लगवाया। कुछ मामलों में धर्म के ज्ञान का भी सहारा लिया गया। स्थानीय लोगों का एसटीएफ पर भरोसा जमने लगा। वे साथ आने लगे। प्रशिक्षण के लिए विजय कुमार ने रोशनी का आदर्श अपनाया। आल्प्स पर्वतों की वह सीधी चढ़ाई, जम्मू कश्मीर के अपने अनुभव और बाकी पोस्टिंग के दौरान सीखे गए सबक विजय कुमार के लिए प्रशिक्षण की एक नई परिभाषा गढ़ने में मददगार साबित हुए। इसके लिए उन्होंने अपने मित्र कर्नल ब्रित्तो, जो पहले श्रीलंका और जम्मू कश्मीर दोनों ही जगह तैनात रह चुके थे, की मदद ली। एसटीएफ अब अपना वक्त मिनट में नहीं सेकंड में नापने लगा था। जवानों को अपने हथियार तैनात करने में 60 सेकंड से भी कम समय लगने लगा था। अपने साथी को कंधे पर उठाकर दौड़ना, गहरी नींद से तुरंत उठकर लड़ाई के लिए तैयार होना, एक साथ 20 राउंड गोली फायर करना, सब कुछ सेकंडों में किया जाने लगा था। कमर तोड़ मेहनत के बावजूद एसटीएफ में किसी ने शिकायत नहीं की। इसके बाद तकनीकी सहायता के इंतजामात किए गए। जंगलों में एक अलग टावर लगाया गया। यह बात भी सामने आई कि वीरप्पन रेडियो पर होने वाली एसटीएफ की बातें सुन सकता था। ऐसे में गलत सूचना फैलाई जाने लगी। सही सूचना के लिए कोड बना दिए गए। वीरप्पन का जीना मुश्किल कर दिया गया था। वह भागा भागा फिरता रहता। जो खबर उसके पास थी उसके हिसाब से एसटीएफ हर जगह थी। भारत के सबसे घने जंगलों में से एक MM हिल्स उसको छोटा लगने लगा था। 2004 की शुरुआत में एसटीएफ के कई अधिकारी थत्तेकेरे में एसटीएफ मेमोरियल पर इकट्ठा हुए और कसम खाई कि वीरप्पन को पकड़े बिना दम नहीं लेंगे, और यह कसम उन्होंने उसी साल पूरी भी कर ली। वीरप्पन को उसकी पत्नी मुथुलक्ष्मी के जरिए पकड़ने की एक नाकाम कोशिश के बाद एसटीएफ के हाथ एक ऐसा मुखबिर लगा जिसने सारा खेल ही पलट दिया। एसटीएफ की फाइलों में इसका नाम ट्रेडर दर्ज है। ट्रेडर वीरप्पन से मिलने के बाद एसटीएफ के पास आया था। वह वीरप्पन की ही जाति का था, इसलिए वीरप्पन ने उससे कुछ मदद मांगने के लिए बुलाया था। पर ट्रेडर की पहली मुलाकात सिर्फ वीरप्पन के दाहिने हाथ गोविंदन से हुई। तय हुआ कि ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ एसपी कनन से ही बात करेगा, उन्हीं को सारी सूचना देगा। कुछ दिनों के बाद वीरप्पन ने ट्रेडर को फिर बुलाया। इस बार वीरप्पन ट्रेडर से मिला तो, पर उसे कोई काम नहीं दिया। पर वीरप्पन की बातों से साफ था कि उसे एसटीएफ के अधिकारियों की पूरी जानकारी थी। विजय कुमार को यह भी पता चला कि गिरोह में अब कुल 4 सदस्य ही रह गए थे। कुछ और लोग थे जो कई तरह से मदद करते थे, पर वीरप्पन को उनमें से किसी पर भरोसा ना था। अगली कुछ मुलाकात में वीरप्पन ट्रेडर को छोटे मोटे काम देने लगा। कुछ वक्त तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया, पर एक दिन ट्रेडर ऐसी खबर लेकर पहुंचा कि एसटीएफ अधिकारियों के भी होश उड़ गए। वीरप्पन ने ट्रेडर को जिस आदमी से मिलने के लिए कहा था वह बहुत नामी गिरामी हस्ती था। फाइलों में वह मिस्टर एक्स के नाम से दर्ज है। मिस्टर एक्स ने ट्रेडर को दूसरे शहर मिलने के लिए बुलाया और यहीं एसटीएफ ने उसे धर दबोचा। वीरप्पन चाहता था कि मिस्टर एक्स उसके लिए आग के इलाज का इंतजाम करे और एक अच्छे हथियारों के सौदागर से भी उसकी मुलाकात करवा दे। विजय कुमार को यहीं अपना पहला मौका दिखा। उन्होंने और एसपी कनन ने योजना तैयार की, जिसके चलते वीरामणी का एनकाउंटर करने वाले दुराई को चेन्नई से बुलाया गया। दुराई बाहर का आदमी था, उसे कोई नहीं पहचानता था। उसे हथियारों का विक्रेता बनाकर वीरप्पन के पास भेजना आसान था। दुराई को 3 बार बुलाकर सारी रात जंगल में इंतजार कराकर भी वीरप्पन नहीं आया। वीरप्पन अपनी इस आदत के लिए जाना जाता था। वह हर आदमी को पहले बहुत परखता था, तभी उससे मिलने के लिए आगे बढ़ता था। कुछ महीने बीतने के बाद वीरप्पन ने फिर मिस्टर एक्स को कंबल के जरिए बुलाया। वीरप्पन अपने इलाज के लिए बाहर निकलना चाहता था और उस हथियार विक्रेता से मिलना चाहता था। मिस्टर एक्स ने एक एम्बुलेंस ड्राइवर और दुराई का वादा दे दिया। एम्बुलेंस की बात एसटीएफ ने ही मिस्टर एक्स को कहने के लिए कही थी। 18 अक्टूबर 2004 की रात 10 बजे पप्पारापट्टी पुलिस स्टेशन के पास वाले मोड़ पर मिलना तय हुआ कि आगे रास्ते में वीरप्पन का घेराव कर लिया जाएगा। वह दिन विजय कुमार और दूसरे अधिकारियों के लिए बेहद लंबा था। विजय ने पहले ही घेराव वाली जगह का वीडियो बना लिया था। कहाँ, कैसे, क्या बैठाया जा सकता है, उन्होंने सब देख समझ लिया था। इस मिशन की जानकारी केवल कुछ अधिकारियों को ही थी। कुछ को छुट्टी से वापस बुला लिया गया था। जिस एम्बुलेंस में वीरप्पन को लाया जाना था उसका कोड नेम था कुकून।
कुकून को वीरप्पन और उसके साथियों के लिए तैयार किया गया था। उसमें एक सीक्रेट कैमरा लगाया गया था जिसमें सारे गिरोह पर नज़र रखी जा सके। उसमें खाना रखवाया गया था और पीछे की सीटों में भी फेरबदल किया गया था। दुराई और ड्राइवर सर्वानंद कुकून को तय स्थान की ओर लेकर चल पड़े थे। दूसरी तरफ विजय कुमार और अन्य एसटीएफ अधिकारी धर्मपुरी में जमा हुए थे। सबके फ़ोन बंद थे और सबकी सांसें तेज। यही सबको बताया गया था कि कुकून में कुछ तस्करों के गिरोह सवार होंगे। बाकी टीम को उससे पहले कोई जानकारी ना थी कि आखिर मिशन है क्या। किसी को समझते देर न लगी कि आखिरकार वीरप्पन उनकी पकड़ में था। विजय कुमार को चिंता खाए जा रही थी। अगर गोलियां चलने की नौबत आई और वे वीरप्पन से आत्मसमर्पण ना करा सके तो दुराई और सर्वानंद की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। सबको सबका काम समझा दिया गया था। तय जगह पर पहुंचकर दुराई और सर्वानंद इंतजार करने लगे। उन्हें ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और जल्द ही झाड़ियों में से कुछ लोग निकल कर आए। ये वीरप्पन की गिरोह थे। उन्होंने कुकून का निरीक्षण किया और आगे इशारा कर दिया। तब झाड़ियों से वीरप्पन और उनके बाकी साथी भी निकले। दुराई को 4 लोग बताए गए थे, पर झाड़ियों से उससे ज़्यादा आदमी निकले। दुराई ने अपना धीरज नहीं खोया और गोविंदन से कहा, मुझसे 4 आदमी कहे गए थे, मैं 4 से ज़्यादा एक आदमी भी नहीं ले जाऊंगा। गोविंदन मान गया। वीरप्पन, गोविंदन और वीरप्पन के 2 और विश्वास पात्र कुकून में बैठकर चल निकले। धर्मपुरी के करीब 12 किलोमीटर दूर पदी के एक कमरे के स्कूल में सारा इंतजाम किया गया था। विजय कुमार की पूरी टीम वहां हथियारों से लैस घात लगाए बैठी थी। यह स्कूल उसी सड़क पे था जिससे कुकून को गुजरना था और यह वही जगह थी जहां वीरप्पन की धरपकड़ होनी थी। स्कूल की छत पर एसटीएफ के जवान एक दूसरे से बिल्कुल सटे बंदूकें सड़क की तरफ किए हुए लेटे थे। किसी के इंच भर भी खिसकने की जगह ना थी। पुलिस की एक गाड़ी, जिसे मिठाई का डब्बा नाम दिया गया था, जिसमें गन्ना लदा हुआ था, सड़क के बीचों बीच खड़ी कर दी गई। इसी लॉरी में 3 तकनीकी विशेषज्ञ बिठाए गए थे जो कुकून से लगे कैमरे की सारी गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। पुलिस की दूसरी गाड़ी में रेत की बोरियां लादकर स्कूल के पास पेड़ों के पीछे छुपा दी गई थी। सब कुछ जगह पर था। सब तेज सांसों के साथ कुकून का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद सबको एम्बुलेंस की नीली बत्ती दिखाई दी। इसके अलावा एम्बुलेंस की सारी लाइटें बुझी थीं, जिसका मतलब था कुकून में सारा गिरोह है और सभी के पास हथियार हैं। सर्वानंद ने एम्बुलेंस के अंदर की सारी लाइटें जला दी और तेजी से ब्रेक मारा। कुकून ठीक उस जगह रुकी जहां तय किया गया था। तुरंत पीछे से एक गाड़ी लगाकर एम्बुलेंस को चारों तरफ से घेर लिया गया। सर्वानंद जल्दीबाजी में नीली बत्ती और हेडलाइट बंद करना भूल गए थे। एम्बुलेंस के रुकते ही दुराई और सर्वानंद गोली की तेजी से उतरे और अपने साथियों की तरफ दौड़ पड़े। सर्वानंद की तेज आवाज़ गूंज रही थी, सारा गिरोह अंदर है। दुराई ने घड़ी के नीचे स्टन ग्रेनेड फेंका, जो वीरप्पन और उसके साथियों को यह बताने के लिए था कि वे घिर चुके हैं। कनन की तेज आवाज़ सारी वादी में गूंज गई, आत्मसमर्पण कर दो, तुम घेरे जा चुके हो। कुछ पल के लिए सब कुछ एकदम शांत था और फिर अचानक एम्बुलेंस के पीछे से AK-47 चलने लगे। एक बार उधर से गोलियां चलनी शुरू हुई तो आत्मसमर्पण की सारी बातें ही खत्म हो गई। दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चली और फिर कुछ मिनटों बाद सब कुछ शांत हो गया। कुकून की तरफ फिर एक स्टन ग्रेनेड फेंका गया। एक बार फिर आत्मसमर्पण की बात दोहराई गई। कहीं से कोई आवाज़ न आई। एसटीएफ के 2 अधिकारी हुसैन और राजन अपनी बंदूक पर टॉर्च लगाकर कुकून की तरफ बढ़े और 2 पल बाद बोले, सब ठीक है। वीरप्पन मारा जा चुका था, उसके साथी मारे जा चुके थे। 20 साल का इंतजार 20 मिनट के इनकाउंटर में खत्म हो गया था। जड़ैयन के गांव गोद्दा साल के मंदिर के पट खुलने वाले थे। आज न्याय फिर स्थापित हो गया था। विजय कुमार के अथक प्रयास, उम्दा प्रशिक्षण और सूझबूझ ने वह कर दिखाया था जो ज़्यादातर लोगों को नामुमकिन लगने लगा था। विजय ने कभी इसका श्रेय अकेले नहीं लिया। उनके लिए उनकी टीम भी इस जीत में बराबर की हिस्सेदार थी। साल 2005 में विजय कुमार को प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया। विजय कुमार अब पुलिस सेवा से रिटायर हो चुके हैं और फिलहाल जम्मू एवं कश्मीर में विशेषकर सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। विजय कुमार ने ऐसा क्या अलग किया कि इस मिशन में केवल वही सफलता के पास पहुंच सके।
उत्तर है उन्होंने अपनी कमियों पर ध्यान दिया, सामंजस्य बैठाया, प्रशिक्षण के लिए नए, बेहतर और वैश्विक स्तर पर कारगर सिद्ध हुए तरीके को अपनाया। उन्होंने अपने पूरे करियर का निचोड़ इस एक मिशन में लगा दिया। फिर वह चाहे रोस्सी की ट्रेनिंग हो, कश्मीर में सीखे सबक हो या चेन्नई में दुराई से मिली सीख हो, उन्होंने अपने दुश्मन को उसी की चाल से मात दी। अपनी इस सफलता से विजय कुमार ने सिद्ध कर दिया था कि नामुमकिन कुछ भी नहीं। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। ये ऑडियो बुक आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसके आने वाले पार्ट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी और वीडियो में इसके अगले चैप्टर के साथ। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और यूं ही पढ़ते रहें। टाटा, बाय बाय।